तो कहने का मतलब पहले हम बात करेंगे बैलेंस फोर्स की। कौन सी एक्टिविटी से? एक कोई हमने एक ब्लॉक ले लिया। ब्लॉक का मतलब आप चाहे तो कोई एक पत्थर ले सकते हो जमीन पे रखा हुआ, उस पे आप एक क्या बांधो, धागा बांधो, धागा नहीं रस्सी बांधो एक एंड के लिए और एक रस्सी बांधो दूसरे एंड के लिए। अब उसके बाद क्या है, अब जैसे ये मान लो ये एक ब्लॉक है, यहाँ से मैंने एक ये थ्रेड बांध दिया और एक ये थ्रेड बांध दिया। एक तरफ है अरमान और एक तरफ है खुश, ठीक है। अब पहले अरमान को मौका दिया गया कि चलो तुम जाना आजमाओ, तो अरमान ने क्या करा, अरमान ने इसको अपनी तरफ पुल करा। जब अपनी तरफ पुल करा तो क्या पता चला कि जिस तरफ पुल कर रहा है उसी तरफ ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी कि फोर्स लगा इस तरफ तो जो मोशन हुआ ब्लॉक का वो भी डायरेक्शन क्या रही, इस तरह से। मान लो ये F1 था तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या रही, इस तरफ। अब मौका दिया गया कुछ को, कुछ ने बोला ठीक है सर, उन्होंने भी क्या करा, अपनी तरफ फोर्स लगाया यानी कि F2। तो अब जब अपनी तरफ फोर्स लगाया तो किस तरफ डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया, आपकी तरफ। तो इससे एक बात क्या पता चलती है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन होता है। भाई फोर्स इस तरफ, मोशन भी इस तरफ, फोर्स इस तरफ, मोशन भी इस तरफ। एक बात हमें क्या पता चली कि जो डायरेक्शन होती है किसकी, मोशन की, वो किसकी डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई करा जा रहा है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। पहली आउटकम या पहली ऑब्जर्वेशन तो हमें इस एक्टिविटी से ये मिली। अब क्या कहा गया, अब कहा गया क्वेश्चन और अनुमान से कि तुम दोनों को फोर्स लगाना है लेकिन फोर्स इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, कुछ को चेंज करना पड़ेगा या अनुमान को चेंज करना पड़ेगा, दोनों एक जैसे लेवल के होने चाहिए, नहीं तो कैसे ये होगा कि ये कम फोर्स लगा लेंगे आपसे, ठीक है। तो कहने का मतलब है दो बराबर के आदमी लिया जिनके पास बराबर की जान हो, दोनों से बोला इसके ऊपर बराबर फोर्स लगाना है, वो लगा भी सकते हैं। अब जब अगर बराबर फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये ब्लॉक ना इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा। तो जब दो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं और फोर्स लगने के बाद भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में उसी वेलोसिटी के साथ है जिस वेलोसिटी के साथ पहले था। तो इसका मतलब वो फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। इस तरह के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस। यानी कि अगर F1 और F2 आपस में क्या हो जाएं, इक्वल, और साथ में क्या हो जाएं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक क्या मूव करेगा, नहीं करेगा। देयर विल बी नो चेंज, there will be no change in the state of rest or motion of object। एंड जब हम मोशन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम इसकी बात करेंगे वेलोसिटी की। देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयर विल बी नो चेंज इन द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आया समझ, कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, ये तो क्या बैलेंस फोर्स की बात। अब आ जाते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अब मान लो कि तुम दोनों को बोला गया भाई अपनी अपनी पूरी ताकत लगा दो जितनी तुम दोनों लगा सकते हो, किसके ज्यादा चांसेस है ब्लॉक किसकी तरफ पुश होगा, ब्लॉक के साथ तुम भी पुश हो जाओगे ज्यादा चांसेस इसके लिए। तो कहने का मतलब अब मान लो यही ब्लॉक रखा है और यहां पर y है, ये x है, यहां पे बैठे हैं अनुमान अपने पूरे फुल फॉर्म में और इधर है कुछ। अब अरमान ने यहाँ पे F2 फोर्स लगाया किस तरफ, इस डायरेक्शन में, यानी कि इसको ब्लॉक को अपनी तरफ खींचा। कुछ ने भी क्या करा, अपनी तरफ फोर्स लगाया जिसको मान लिया हम F1, अपनी तरफ खींचा। अब हमने ये कहा कि ये ऑब्जेक्ट मान लो कुछ की तरफ क्या हो गया, मोशन में आ गया। तो वो कब पॉसिबल है, जब कुछ ने ज्यादा फोर्स लगाया हो
क्योंकि फोर्स तो आप भी लगा रहे थे, और अभी भी हमने देखा है कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाया जाता है तो ऑब्जेक्ट किसके कहां मूव करेगा, उसी डायरेक्शन में जहां फोर्स लग रहा है। यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, और अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो ऐसे फोर्सेस कौन से हुए, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब यहाँ पर तो किसी सूरत पे आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि F1 इक्वल्स F2। अगर F1 इक्वल्स F2 होते तो ऑब्जेक्ट उधर क्यों मूव करता, वो तो रुका ही रहता, यहाँ पर मूव कर रहा था तो उसी स्पीड से मूव करते रहता। लेकिन ये कब हो पाएगा, या तो F1 ग्रेटर देन F2 हो इस केस में, और अगर ये ऑब्जेक्ट F2 की तरफ मूव कर गया तो इसका मतलब कौन बड़ा हुआ होगा, F2। तो F2 अगर बड़ा है F1 के तो इक्वल तो नहीं हो सकता, इक्वल नहीं है तो बैलेंस कैसे होगा। बैलेंस का हम एग्जांपल उस तराजू से भी ले सकते हैं भाई। अगर तराजू को बैलेंस करना है तो दोनों तरफ जो वो रखे जाते हैं सामान वो इक्वल वेट के होने चाहिए। अगर इक्वल वेट के नहीं है तो तराजू कभी बैलेंस नहीं होगा, वो नीचे झुकेगा ही झुकेगा। तो इसका मतलब अगर फोर्सेस आपस में इक्वल नहीं है तो वो फोर्सेस क्या होंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। और डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की किस उसमें होगी, जो ग्रेटर फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन में होगी। आया समझ के नहीं आया, कोई डाउट इसके अंदर? तो इसको हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। इसके अंदर ये बात हमने कही कि अगर ऑफ फोर्सेस अनबैलेंस्ड है तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे इस एक्टिविटी में जो फोर्स हमने बात करी, जिस एफर्ट की बात करी, वो कौन सा एफर्ट था, पुल एफर्ट। ऑब्जेक्ट को क्या किया जा रहा था, पुल किया जा रहा था अपनी तरफ। पुश कब होता, जब पुश इधर से उधर अरमान की तरफ पुश करते और अरमान आपकी तरफ पुश करते, तब क्या होता, दोनों इधर की तरफ पुश कर रहे हो और आके आपस में क्या करते, टकराते। यही होता, और क्या होता। तभी तो हमने पुल कराया, पुश भी तो करा सकते थे। पुश करने में बेचारा वुडन ब्लॉक का तो कुछ नहीं होता, तुम दोनों का क्या होता, एक दूसरे से टकराते, कोलाइड कर जाते। अब आगे की बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की बात हम करेंगे वो ले लेते हैं। लेट्स से एक हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉक्स है, कोई वुडन बॉक्स है, और मान लो ये 100 kg का है, तो यानी बहुत भारी भरकम है। ये रखा हुआ है फ्लोर पर, ठीक है। अरमान गए, अरमान ने इसके ऊपर फोर्स लगाया किस डायरेक्शन में, इधर, यानी कि उसको क्या कर रही है, पुश। अब जब पुश करा तो अरमान ने बहुत जान लगाई, नहीं हुआ, वहीं का वहीं रखा। और अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है। और मूव ना करने की वजह क्या होगी कि कोई ना कोई फोर्स इसको क्या कर रहा होगा, बैलेंस। अभी हमने देखा कि वुडन ब्लॉक कब मूव नहीं कर रहा था, जब फोर्सेस क्या थे, बैलेंस। और अगर फोर्स अनबैलेंस्ड है और यहाँ पर कौन सा फोर्स है, केवल एक ही फोर्स है, तो इसका मतलब ये फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव होना ही होना चाहिए। लेकिन ये तो बेचारा मूव नहीं हो रहा। और कई बार हमने ऐसे केसेस देखे होंगे जैसे डबल बेड कभी खिसकाना पड़ जाए, जान लगा दो पूरी जान निकल जाए, लेकिन डबल बेड ही नहीं खिसक सकता। क्यों भाई, तो वो क्यों नहीं हो रहा, फोर्स तो तुम लगा रहे हो। तो ऐसा कौन सा इनविजिबल फोर्स है जो आपके फोर्स को बैलेंस कर रहा है, वो फोर्स है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। 8th क्लास में शायद ये पढ़ा होगा, इसका चैप्टर में बहुत डेप्थ में डिस्क्रिप्शन था। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स होता है जब कोई दो ऑब्जेक्ट की सरफेस आपस में रब करती है। मान लो ये एक बुक है और ये एक कॉपी है। अब मैंने इस बुक को इस कॉपी के ऊपर रखा, तो इसकी ये सरफेस है ये, और इसकी सरफेस कौन है, ये दोनों आपस में क्या है, कांटेक्ट में है। जब ये एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, रब करेंगी या एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी, तो ये एक फोर्स लगता है इसके साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स।
यानी कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा था, मैं नहीं अरमान, तो इसके साथ साथ अरमान के अपोजिट डायरेक्शन में वो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं। अगर आपके फोर्स की डायरेक्शन ये है तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, अगर आपकी फोर्स की डायरेक्शन ये है तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। कहने का मतलब अभी अरमान अगर अपने फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दे, बोले अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, बोले मैं अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता हूं, अब आप पुल करो तब भी नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि तुरंत फ्रिक्शनल फोर्स ने क्या बोला, अच्छा तुम चालू तो मैं भी चालू, तुमने डायरेक्शन चेंज करी तो मैं भी डायरेक्शन चेंज करूंगा। द रीजन बीइंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। कोई डाउट इसके अंदर? अब बात आती है कि अब इसके साथ कौन आ गया, क्वेश्चन बोला अरमान तुम्हारे साथ कौन दूंगा, कुछ देगा। तो अब दोनों ने फोर्स लगाना स्टार्ट करा, F2 भी आ गया। अब कितने फोर्स हो गए, F1 प्लस F2। अब क्या चांसेस है इसके मूव होने के? हो सकता है एक से तो ज्यादा हो गए, अब दो के साथ मैं भी आ गया सर, अब तो हो ही जाएंगे। अब तो इसे होना ही पड़ेगा, साथ में और लिया अक्षरा को भी। अब तो ये बेचारा मूव हुए बिना मानेगा नहीं, तो कितने फोर्सेस लग गए, F4। तो अब तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये मूव होगा। अब मूव कब होगा, जब हमारा फोर्स इस फोर्स से बड़ा हो जाए, फ्रिक्शनल फोर्स से, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तो तब भी इसके ऊपर लगेगा। तो यानी कि बात ये हुई कि जब हमारा फोर्स हम लगा रहे थे और जिस मोमेंट तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था, वो केवल और केवल कौन था जो बैलेंस कर रहा था हमारे फोर्स को, फ्रिक्शनल फोर्स। जब वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगा तो इसका मतलब किसका फोर्स बड़ा हो गया, हमारा, और इस वजह से वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। आया समझ कि नहीं आया? बहुत बेसिक फंडा है फोर्स का। फोर्स केवल और केवल एफर्ट के ऊपर बात करता है। जब हम इस ऑब्जेक्ट के मोशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ किस चीज के बात कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की। ये फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे एक्ट करता है, ये तब फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा जब कोई फोर्स एक्ट करेगा। मान लो चारों हम खड़े हुए ऐसे, तब कोई फ्रिक्शनल फोर्स हमारे फोर्स की वजह से एक्ट नहीं करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स कब एक्ट करता है, जब कोई उसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, तभी एक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो अभी हमारे फोर्स की वजह से कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करने वाला। मैंने इसको जरा सा टच कर दिया, मान लो मैंने इसको ऐसे करने की कोशिश की, धक्का, तुरंत फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिव मोड में आ जाएगा कि कोई फोर्स लग रहा है, मुझे इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। और जब मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कर पा रहा हूं, तो क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि इस बेचारे के पास इतना फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है जो मेरे फोर्स को बैलेंस कर पाए। इफेक्ट्स में और जिसमें हमने अपने फोर्स के साथ किसको स्टडी करा, फ्रिक्शनल फोर्स को। क्यों स्टडी करा, अभी तो वुडन ब्लॉक पे तो देख रहे थे हम फोर्स, यहाँ तो केवल एक है। तो हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, जब मैं धक्का लगा रहा हूँ एक ही फोर्स है और सर ने बताया जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में मोशन होना चाहिए, तो ये हिल क्यों नहीं रहा, वो हिल क्यों नहीं रहा था, बिकॉज ऑफ दी फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम क्या समझ सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में होना है या रेस्ट पर आना है तो उसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगना चाहिए, क्योंकि केवल और केवल अनबैलेंस्ड फोर्स ही किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को या रेस्ट को चेंज कर सकता है, और तो कुछ नहीं है। लेकिन ये बात कहना गलत है। क्यों गलत है, उसकी वजह भी सुनिए कि अगर हम ये कहें कि अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से क्या होगा, या तो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट पर आ जाएगा या ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा, तो ये कहना हमारा गलत होगा। उसकी वजह क्या, उसकी वजह है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव करना होता है सेम वेलोसिटी से, और सेम वेलोसिटी से मूव करने का मतलब ये होता है कि उस टाइम पे कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। अगर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करेगा तो इसकी वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा।
या तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन में रह सकता है कब, जब उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। तब उस टाइम पे कौन से फोर्सेस होंगे? बैलेंस्ड फोर्सेस होंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना है, अगर स्टेट ऑफ रेस्ट से किसमें लाना है? मोशन में। या मोशन से किसमें लाना है? रेस्ट में। तो दोनों ही केस में कैसे फोर्स चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपने मोशन की स्टेट में वेलोसिटी को चेंज नहीं करना है, जैसा कि केस किसमें होता है? यूनिफॉर्म मोशन में, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कोई अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत नहीं है। कोई डाउट इसमें? अब तीसरा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसको अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो दोनों ही केसेस में कौन से फोर्स की एंट्री होगी? अनबैलेंस्ड फोर्स की। और ऐसे मोशन में क्या मिलेगा हमें? एक्सेलरेशन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। कोई डाउट इसके अंदर? इसलिए बोला था सारी पुरानी टर्म्स को पढ़कर आना, सारी घूम घूम कर वापस आएंगी। और अभी स्टार्टिंग हुई है, अभी और आएंगी। अभी हमने क्या पढ़ा था? केवल वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है जो कि क्या है? फोर्स। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि इतनी जैसे हम बार बार डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। फोर्स की डायरेक्शन क्या है? फोर्स की डायरेक्शन क्या है? तुम्हारे ये फोर्स, मेरी फोर्स की क्या डायरेक्शन थी? जिस डायरेक्शन में चेयर आया, समझ के नहीं आया? कोई डाउट इसके अंदर? तो फोर्स एक कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। आया समझ? कोई डाउट? के तौर पर ये कहा गया है पैडल मार रहे हो साइकिल पे, तो साइकिल पे पैडल मारना छोड़ दो तो थोड़ी देर में साइकिल धीमी हो जाती है। तो इसका मतलब फिर हमें फोर्स लगाना है। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको अपने मोशन को कंटिन्यू करना है तो क्या आपको अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा? नहीं। एग्जांपल मैंने आपको ये दिया कि यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसके अंदर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता। अगर यूनिफॉर्म मोशन में अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगा तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो किसमें आ जाएगा? एक्सेलरेशन में आ जाएगा। तो इसका मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए आपको अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करना होता। अनबैलेंस फोर्स कब एक्ट कराना होता है? जब ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाना है, या मोशन से रेस्ट में लाना है, या वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। अगर आप यूनिफॉर्म मोशन में हैं तब आपके ऊपर कौन से फोर्सेस एप्लीकेबल होंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर? बैलेंस फोर्सेस। आया समझ? कोई डाउट इसके अंदर? सर ये इसमें नहीं है। सर आपने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट, सर जैसे पैडलिंग वाला है तो सर इसके अंदर भी तो वेलोसिटी तो आ गई कि जब हमने पैडलिंग मारी तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई, और अगर उसी वेलोसिटी को इंक्रीज रखना चाहते हो, उसी वेलोसिटी पे रहना चाहते हो, तो कोई अनबैलेंस फोर्स तब नहीं लगाना पड़ेगा। अब अनबैलेंस जान कब लगेगी और ज्यादा? जब या तो साइकिल को आप क्या चलाना चाहते हो और तेज, भाई ऐसे आप बड़े मजे से अपने साइकिल पे चल रहे हो, एक स्पीड आपने मेंटेन कर रखी है। अब आपको अगर स्पीड तेज करनी है तभी तो अनबैलेंस फोर्स लगाओगे, तब तक तो फोर्सेस क्या हैं? बैलेंस है। या फिर आपको साइकिल धीमी करनी है तभी तो ब्रेक लगाओगे, यानी कि अनबैलेंस फोर्स। आया समझ की नहीं आया? यस। लेकिन अगर बैलेंस फोर्स लगेगा तो बैलेंस फोर्सेस को मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्यों? मतलब रेस्ट पे रहता है ना? नहीं, बैलेंस फोर्स पे केवल और केवल ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं रहता है। अगर एक बार मैंने ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट किसमें चलेगी? स्टेट ऑफ मोशन में। अब मोशन में जाके दोबारा अनबैलेंस फोर्स लगाऊंगा तभी तो रेस्ट पर आएगा। अगर बैलेंस फोर्सेस लगते रहेंगे तो क्यों आएगा रेस्ट पर? यही तो यूनिफॉर्म मोशन है।
आया समझ कि नहीं आया? इस फोर्स को समझने के लिए गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने बहुत अच्छी थ्योरी और अपने रूल्स को प्रेजेंट करा, जिससे आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अब मजे की बात ये होती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऐसी सरफेस पे लेकर आऊं जिसपे फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो मैंने एक बार जो अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिया वो फोर्स उसको मूव कराता रहेगा। लेकिन हमारे हर जगह फ्रिक्शन लगता है, इसलिए हमें लगातार किसी ना किसी फोर्स को लगाना पड़ता है। बिना फोर्स लगाए किसी ऑब्जेक्ट को हम उसी मोशन में नहीं रख सकते। लेकिन जब हम उस स्टेट ऑफ मोशन को स्टडी करें, लेट्स से स्कूटी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है, तो वो क्यों चल रही है? क्योंकि उस टाइम पे फोर्सेस क्या हैं? बैलेंस्ड है। मानो आप भागते भागते आपने एक स्पीड अटेन करी, स्पीड अटेन करने के बाद अगर आपके नीचे जमीन फ्रिक्शन लेस हो जाए, तो क्या आपको कोई फोर्स लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा। आपने जितनी स्पीड पकड़ लिया आप उसी पे क्या है, भागते रहोगे। लेकिन चूंकि नीचे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो आपको भी अपनी जान लगानी पड़ रही है, और वो जान और वो फ्रिक्शन फोर्स आपस में क्या कर रहे होंगे? बैलेंस। तभी तो उस स्पीड पे रह पा रहे हो। अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो स्पीड धीमी होगी, आप ज्यादा हो गए तो स्पीड बढ़ेगी। अल्टीमेटली कहने का मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, which means with uniform velocity, then the object is under the influence of balanced forces. उस velocity को अचीव करने के लिए unbalanced force लगा होगा, लेकिन उस velocity पे बने रहने के लिए केवल balanced force वर्क कर रहे हैं। आ गया समझ? कोई डाउट इसके अंदर? सर अगर जैसे मतलब मान लीजिए स्ट्रेट पाथ है, तो उसके अंदर फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन तो तब लगता है जब दो ऑब्जेक्ट की सरफेसेस आपस में रब करती हैं। और सर अगर स्लाइड है तो उसमें तो रब तो उसमें भी करेंगे, फ्रिक्शन उसमें भी लगेगा। कितना लगेगा? क्यों? पूरा लगेगा। तो सर हमने जो ऊपर से बॉल गिरा, हाँ सर वो तो मतलब फिर नीचे आती है, तो सर वो अपने आप आ जाती है, हमें थोड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। जब मैं इसको गिराता हूं तो ये तो अपने आप नीचे आ गया। फ्रिक्शन तो अब भी लग रहा है। फ्रिक्शन अब किससे लग रहा है? अब लग रहा है एयर से। एयर के पार्टिकल्स इससे क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं। फोर्स तब भी लगा रहे हैं। आया समझ कि नहीं आया? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्लाइड कर रहा है वो उसकी स्पीड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसके ऊपर उस टाइम पे हमारा फोर्स के साथ साथ और कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल। अब स्लाइडिंग पे और ज्यादा तेज होना है तो स्लाइड को स्मूथ कर दो, जैसे कि वाटर पार्क्स में होता है, वहां पे सोपी वाटर डाला जाता है स्लाइड्स पर। क्यों डाला जाता है? टू मेक इट स्मूथ, टू मेक द फ्रिक्शन लेस, जिससे आप जब ऊपर से गिरेंगे तो आपका ही फोर्स क्या होगा? ऊपर, और आप बिल्कुल वैसे चलेंगे जैसे कि आप वैक्यूम में चल सकते हो। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? जहां पे एयर नहीं होती, जहां पे आपकी सरफेस क्या हो जाती है? फ्रिक्शन लेस हो जाती है। सरफेस तो नहीं, कहने का मतलब वो फ्रिक्शन लेस हो जाता है, मीडियम। आया समझ? कोई डाउट इसके अंदर? हाँ जी, कोई डाउट नहीं। क्योंकि जब हम ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को हिलाते हैं तो वो हिलते हिलते भी तो रुक जाता है। तब कौन फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? एयर वाला। एयर के पार्टिकल से कोलाइड कर रहा है। तब थोड़ी ना कहोगे ऐसा, बोलोगे सर इसमें कौन सी सरफेस है जो एक दूसरे को रब कर रही है? तब कौन सी है? एयर की सरफेस एक दूसरे से रब कर रही है। बिना फ्रिक्शन के कोई ऑब्जेक्ट अपने आप नहीं रुकेगा। अपने आप तो तब रुकेगा जब वो खुद रुकना चाहता है, और खुद रुकने के लिए भी उसे फ्रिक्शन की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम भागते हुए आए, अब तुम रुकना चाहते हो, आगे बढ़ा है पत्थर, नहीं बढ़ा पत्थर में तुम जाओगे। आगे बढ़ा है साबुन का पानी, शैम्पू का पानी। तुमने रुकने की कोशिश करे, और रुकने की कोशिश तो तब होगी जब फ्रिक्शन एक्ट करेगा। जब फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? फिसल जाओगे। और फिसल क्यों गए? क्योंकि फ्रिक्शन है ही। तुमने फोर्स लगाया, दूसरा फोर्स लगा ही नहीं तुम्हें रोकने के लिए, तो क्या हुआ? तुम फिसलते चले गए।
किस फोर्स की डायरेक्शन में, जिस फोर्स में तो ऐसा ना, जब तुम आप रुकते हैं तो रुकते वक्त आप फ्रिक्शन फोर्स की मदद ले रहे हैं आपको रोकने के लिए, आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे, आप अपने पैर क्यों थाम रहे हो, जिससे फ्रिक्शन अपना फोर्स ज्यादा लगाता है, आप अपना फोर्स कम लगाते हो उस टाइम पे, रुकते वक्त आप फोर्स ज्यादा लगाते हो नहीं, रुकते वक्त फोर्स थोड़ी ज्यादा लगाते हो, तब तो आप पैर रोकते हो, और पैर रोकने में कौन मदद करता है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन अगर नहीं तो भागते ही रह जाओ, रुकेंगे ही फिर। आया समझ।